हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपांकर करोला। ग्रो विद एजुकेटर्स पे आप सबका स्वागत है। हमारा ये उत्तराखंड हिस्ट्री लेक्चर सीरीज का ये 5वां लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने कुनिंद वंश, शक और कुषाणों के बारे में हमने पढ़ा। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आता है कुषाणों के बाद का उत्तराखंड। जो कुषाण राजा थे, इनका शासन उत्तराखंड पे रहा, लेकिन ये कुछ समय तक रहा। उनका राज था वो समाप्त हो गया। तो मध्य हिमालय में दो प्रकार के शासनों का उल्लेख मिलता है। ये उल्लेख हमें उनके अभिलेख और मुद्राओं से प्राप्त होता है। इसमें पहला था गणतंत्र, दूसरा था राजतंत्र। तो कुछ जो गणतंत्र है, हम गणतंत्र कहते हैं जब जनता द्वारा एक व्यक्ति को राजा चुना जाता था, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। हालांकि आधुनिक जो गणतंत्र है ये उससे अलग था। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के द्वारा एक राजा चुना जाता था, हालांकि वह जनता नहीं थी। जो सामंत थे, जो बड़े प्रतिष्ठित लोग होते थे, उनके द्वारा राजा को चुना जाता था, उसे हम गणतंत्र कहते थे। एवं दूसरा था राजतंत्र। राजतंत्र, ये तो आप सभी को पता है कि राजतंत्र में ये होता है कि जो राजा है उसका पुत्र ही राजा बनेगा। लेकिन जो गणतंत्र है उसमें ऐसा नहीं होता है। ये जरूरी नहीं कि जो जो राजा है उसका पुत्र ही राजा बने। हो सकता है कोई अन्य व्यक्ति भी गणतंत्र में दूसरा राजा बन सकता है। तो हमें जो कुषाणों के बाद मध्य हिमालय में हमें अभिलेख और मुद्राओं से प्राप्त होता है कि यहाँ पे गणतंत्र और राजतंत्र दो प्रकार के शासन हमें मिलते हैं। इनमें से युग शैल वंश, वर्षकर्ण्य गोत्र के जो राजा थे, युग शैल वंश के प्रतापी राजा सीलवर्मन 250 से 300 ईस्वी के मध्य यमुना तट कालसी पर अश्वमेध यज्ञ करने के इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो हमने इसको पहले भी पढ़ा था कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ यमुना तट किए थे। आगे बढ़ते हैं। कुषाणों के बाद के जो काल में जो मध्य हिमालय के जो वंश थे, इसमें पहला था योधीय वंश। मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग में कांगड़ा, शिमला, जौनसार, भावर, कालोडांडा और सहारनपुर क्षेत्र में हमें जो मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो इससे ये पता चलता है कि जो योधीय थे ये गणतंत्र थे। इसमें दूसरा जो जो वंश है यह है परवर्ती कुनिंद। जो परवर्ती कुनिंद थे ये मध्य हिमालय के पर्वतीय भाग में इनका शासन था, हालांकि ये एक राजतंत्र था। तीसरा आता है युग शैल वंश। तो युग शैल वंश है जिसके सबसे प्रतापी राजा सीलवर्मन थे। इन्होंने कालसी में अश्वमेध यज्ञ भी किया था। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसको हमने नीचे पे अलग से नोट किया कि जो हुएनसांग ने ब्रह्मपुर राज्य के लिए जो लिखा है, जो ब्रह्मपुर राज्य के लिए जो नाम दिया है, ये था मोलिही मोपुलो। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार ये पूछा जा सकता है। मोलिही मोपुलो ये किसके लिए, हुएनसांग ने ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया था, तो आप इसको थोड़ा सा याद करिए। हमारे पास नेक्स्ट है जो गुप्त काल था, 3 से 5वीं शताब्दी के मध्य जो गुप्त काल था। इसमें जो मध्य हिमालय की राजनीतिक जो तस्वीर है ये अस्पष्ट है। यहाँ पे हमें कोई लेख, शिलालेख या फिर कोई मुद्रा हमें प्राप्त नहीं हुई है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित नेपाल के पश्चिमी कृतपुर राज्य की साम्यता इतिहासकार गढ़वाल और कुमाऊं से करते हैं, जिसमें रुहेलखंड और यमुना नदी का पश्चिमी भूभाग भी शामिल है। लाखा मंडल के जो खंडित शिलालेख हैं, इसके अनुसार आसपास का भूभाग गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। अब गुप्त काल में जो कालसी के आसपास का भूभाग था, इसमें यादवों की एक शाखा शासन करती थी। गुप्त काल के पतन के साथ ही मध्य हिमालय, जब गुप्त काल का पतन हुआ तो मध्य हिमालय में पुनः परंपरागत राजवंशों का शासन स्थापित हुआ, जिसमें यादव एवं नाग प्रमुख थे। देखो, जो परंपरागत जो पुराने यहाँ के राजवंश थे, ये उसमें सामंत हुआ करते थे कुनिंदों के अंतर्गत। बाद में ये राजा बन गए यादव और नाग। लाखा मंडल प्रशस्ति में यादवों की 11 पीढ़ियां और 12 शासकों के नाम उल्लेखित है। यमुना क्षेत्र में यादवों की राजधानी सिंहपुर बताई गई है। देखिए, जो जो यमुना क्षेत्र के जो यादव थे, इनकी राजधानी सिंहपुर बताई गई है लाखा मंडल प्रशस्ति में। मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में 6 से 7वीं ईस्वी में नागवंश अस्तित्व में था, जिसका हमें अभी जो स्रोत मिलते हैं ये है स्थानीय लोक गाथाएं, जागर या ताम्रलेख व अन्य। गोपेश्वर से प्राप्त त्रिशूल लेख में 4 नागवंशी राजाओं के नाम उल्लेखित हैं। इनमें से पहला है स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपतिनाग। संभवतः गणपतिनाग सबसे शक्तिशाली शासक रहा होगा। 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नागवंश ने कृतपुर के कुनिंद राजाओं की सत्ता को समाप्त कर दिया और इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया।
6वीं शताब्दी में कन्नौज के मौखरियों ने नाग सत्ता को समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। मौखरी वंश के बाद जो सत्ता है वो हर्षवर्धन के पास चली जाती है और हमें बाणभट्ट के हर्षचरित ग्रंथ में हमें ये साक्ष्य मिलता है कि हर्ष ने एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह किया था। ये हमें बाणभट्ट के हर्षचरित से हमें पता चलता है। हर्ष के बाद फिर उत्तराखंड अलग अलग राजनीतिक शक्तियों में बंट गया। इसमें अगला आता है कत्यूरी युग। इसको हम कत्यूरी युग के नाम से जानते हैं। ये 7वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी तक जो कत्यूरी थे इन्होंने उत्तराखंड में राज किया। हर्ष के काल के बाद उत्तराखंड में ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न, गोभिषण राज्य अस्तित्व में आए लगभग 675 ईस्वी के आसपास। इसमें से सबसे बड़े जो राज्य ब्रह्मपुर का पतन हो चुका था। इनमें सबसे बड़ा राज्य था ब्रह्मपुर और 675 ईस्वी के आसपास जो ब्रह्मपुर राज्य था उसका पतन हो चुका था। 700 ईस्वी के आसपास कत्यूर घाटी में कार्तिकेयपुर बैजनाथ के पास अल्मोड़ा स्थान को केंद्र बनाकर बसंत देव ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। देखो जो सबसे बड़ा राज्य था वो समाप्त हो चुका था। जो ब्रह्मपुर था उसका पतन हो चुका था। तो 700 ईस्वी के आसपास में जो कत्यूर घाटी है कार्तिकेयपुर बैजनाथ के पास जनपद अल्मोड़ा में जो बसंत देव था इन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। इस राज्य के अंतर्गत गढ़वाल, कुमाऊं और रुहेलखंड का विस्तृत भूभाग आता था। जो कत्यूरी घाटी से उदित होने के कारण जो इनकी राजधानी थी ये कार्तिकेयपुर में थी या कत्यूर घाटी में थी। तो कत्यूर घाटी में उदित होने के कारण इनको कत्यूरी कहा गया। कत्यूरी राजाओं ने मध्य उत्तराखंड को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा। देखो जो मध्य हिमालय का लगभग जो मध्य उत्तराखंड कह सकते हैं हम इसको कत्यूरियों ने एक राजनीतिक सूत्र में बांधा और कत्यूरियों ने उत्तराखंड को वास्तुकला की अनमोल धरोहर प्रदान की। देखो जो आज भी जो केदारनाथ या अन्य मंदिर हैं ये कत्यूरी शैली में ही हैं। तो कत्यूरियों ने उत्तराखंड को वास्तुकला की एक अनमोल धरोहर प्रदान की। इस राजवंश के अभी तक 9 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं और इस काल में 7 कत्यूरी राजवंशों ने इस भूभाग पर शासन किया। देखो जो कत्यूरी थे कोई एक वंश नहीं था। यहाँ पे कत्यूरी काल में 7 कत्यूरी राजवंशों ने उत्तराखंड पर शासन किया और कत्यूरी मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी है। आगे बढ़ेंगे। कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राज्य के 7 राजवंशों की जानकारी। तो इनके 7 राजवंश थे। जो कत्यूरियों का जो पहला राजवंश था ये था बसंत देव राजवंश। बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज के शिलालेख से प्राप्त होता है कि प्रथम कत्यूरी नरेश का नाम बसंत देव था। इसने 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर को बनाया और बागेश्वर लेख में बसंत देव की उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर थी। जो त्रिभुवन राज का जो शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है उससे पता चला कि जो कत्यूरियों का जो प्रथम शासक था वो था बसंत देव और इनकी जो उपाधि थी वो थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। बसंत देव ने बागेश्वर के निकट देव मंदिर को एक जो मंदिर था उसको स्वर्णेश्वर नामक गांव दान में दे दिया था। ये शिलालेख जीर्ण शीर्ण होने के कारण काफी जो जानकारियां हैं ये स्पष्ट हैं। दूसरा राजवंश था खरपर देव का राजवंश। बागेश्वर लेख से ही बसंत देव के वंश के बाद खरपर देव राजवंश का उल्लेख मिलता है और खरपर देव कन्नौज के शासक यशोवर्मन के समकालीन था। यशोवर्मन ने हिमालय का कुछ भाग विजित किया था। राज तरंगिणी है उसके अनुसार कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़क द्वारा गढ़वाल तक साम्राज्य का विस्तार का उल्लेख मिलता है। संभवतः इन आक्रमणों के दौरान खरपर देव ने कार्तिकेयपुर राजवंश पर अपना अधिकार कर लिया हो। और खरपर देव की जो वंशावली वो इस प्रकार है। पहला राजा था खरपर देव, फिर था कल्याण राज, तीसरा था त्रिभुवन राज। जो यहाँ पे त्रिभुवन राज है इनकी उपाधि थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, जो कि हमें यहाँ पे बसंत देव की उपाधि भी वही है। तो वही उपाधि फिर से प्राप्त की त्रिभुवन राज ने। इसके अतिरिक्त त्रिभुवन राज ने व्याघ्रेश्वर मंदिर को भूमिदान का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। बागेश्वर से प्राप्त कत्यूर घाटी के तीसरे राजवंश का नाम राजनिंबर मिलता है। नालंदा से प्राप्त गौड़ नरेश धर्मपाल जो बंगाल का राजा था द्वारा उत्तराखंड या गढ़वाल क्षेत्र तक का अभियान का उल्लेख मिलता है।
संभवतः इस अभियान के पश्चात अव्यवस्था का लाभ उठाकर राजनिंबर ने खरपरदेव वंश को समाप्त कर दिया और राजनिंबर वंश की जो वंशावली है ये इस प्रकार है। पहला है राजनिंबर, फिर है इष्टगण, तीसरा है ललित सूर और चौथा है भूदेव। जो कत्यूरियों का जो चौथा राजवंश है यह तालेश्वर या पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से हमें राजनिंबर वंश के बाद सलाणादित्य वंश के शासन का वर्णन मिलता है। इस वंश की स्थापना सलाणादित्य के पुत्र इच्छटदेव ने की थी। इसकी उपाधि भुवन विख्यात दुर्भराति सीमंदनीय वैधव्य दीक्षादान दक्ष गुरु है। इसका अर्थ होता है कि यह स्वयं को विश्व विख्यात शत्रुओं की पत्नियों को वैधव्य की शिक्षा देने वाला सफल गुरु समझता था। तो ये इसकी उपाधि है। संभवतः उसने कहीं युद्धों में सफलता प्राप्त की होगी जिसके कारण उसने ये उपाधि धारण की। इसमें पांचवा जो वंश है यह पाल वंश। बैजनाथ क्षेत्र से प्राप्त अभिलेखों में पाल नामक राजाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें प्रमुख थे लखनपाल, त्रिभुवनपाल, रुद्रपाल और उदयपाल। इन राजाओं ने 11वीं और 12वीं शताब्दी में कत्यूर घाटी से मध्य हिमालय तक राज किया। इनके बारे में हमें केवल इतना ही पता चलता है कि ये 11वीं और 12वीं शताब्दी में कत्यूर घाटी पे इन्होंने शासन किया था। इसमें 6वां आता है कराचलदेव राजवंश। गोपेश्वर अभिलेख 1223 ईस्वी में कराचलदेव राजवंश के शासन का वर्णन मिलता है। यह ढुल्लू का शासक था। 1223 ईस्वी में कत्यूरियों को पराजित करके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। 1268 में इसी वंश के शासक अशोकचल की विजयों का वर्णन गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से प्राप्त होता है। अशोकचल ये 13वीं शताब्दी में नेपाल के मल्ल राजवंश की स्थापना अशोकचल द्वारा की गई। तो ये काफी इम्पोर्टेंट भी है कि जो नेपाल के जो मल्ल राजवंश है इसकी स्थापना अशोकचल द्वारा की गई 13वीं शताब्दी में। लोक गाथाओं में मल्ल राजवंश का उल्लेख कत्यूरी राज्य के नाम से ही प्राप्त होता है। तो ये कत्यूरियों का 6वां राजवंश था। अंतिम राजवंश था ये था आसंतिदेव राजवंश। मूलतः आसंतिदेव जोशीमठ का शासक था। कुछ समय पश्चात उसने कत्यूर राज्य पर अधिकार कर लिया। जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथ गुरुपादुक में अशांतिदेव के पूर्वजों का नाम इसमें लिखा गया है। इसके अनुसार इस वंश का जो वंश वृक्ष है वो इस प्रकार है: अग्निवराई, फिनवराई, सुबुधवराई, इसके बाद आसंतिदेव, उसके बाद था बसंतीवराई और जो अंतिम शासक था ये था गोराबराई। आसंतिदेव की राजधानी जोशीमठ थी। नागपंथी संत नरसिंह के कहने पर राजधानी को कत्यूर घाटी के रणचूला कोट में स्थापित इसने किया था। जो अपनी राजधानी थी उसको जोशीमठ से हटा के कत्यूर घाटी में ले गया था। वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था जो अत्याचारी शासक था। जिया रानी की लोक गाथाओं के अनुसार तैमूर लंग ने इसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में हरिद्वार पर आक्रमण किया जिसमें ब्रह्मदेव मारा गया। इसी के साथ जो कत्यूरी शासनकाल था वह पूर्णतः समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।